हे एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी 12 चैनल। बच्चा, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सैम्पल पेपर, और सैम्पल पेपर आपको अभी सॉल्व कर देना शुरू करना चाहिए। जिसके माइंड में वीडियो देख के आ रहा है करी मैं सिलेबस कंप्लीट करके फिर करूँगा, नहीं करोगे, सिर्फ बहाने मार रहे हो। और अगर करोगे तो भी ये एक बहुत राइट टाइम है कि आपको सैम्पल पर पता होना चाहिए, जिससे कि आपको प्री बोर्ड में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। सेकेंड कि आपके वाइवा में कभी कभी डायरेक्ट टीचर कौन सा पैटर्न है, कितने मार्क्स का आता है, ये पूछ लेता है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा आप सीरियस हो जाते हो जब आप सैम्पल पर करना शुरू करते हो। फोर्थ पॉइंट कि आप सैम्पल पर जब आप सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है अच्छा यहाँ से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जब आप लेक्चर को देखते हो, जब आप टीचर आपको पढ़ा रहा होता है तो आप उसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते हो। ठीक है। सो आपको शॉर्ट नोट बनाने में हेल्प होती है, रिवीजन नोट्स बनाने में हेल्प होती है। तो सैम्पल पेपर बिल्कुल ये मिथ है कि पूरा खत्म हो जाए उसके बाद सॉल्व करो। हाँ, एक थोड़ा अमाउंट ऑफ चैप्टर आपका हो जाना चाहिए, नहीं तो कुछ आएगा ही नहीं। और बाकी जब हम करा रहे हैं तो क्या ही डर है, और वो चैप्टर सिलेबस आपका हो चुका है। ठीक है। अगर हम बात करें थ्योरी तो आपकी 70 मार्क्स की होती है, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है बोर्ड्स में। क्लास 12 की बात है ये, और 3 घंटे का आपका पेपर होता है। ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, लेकिन फिर भी आपको इंटरनल चॉइसेस दी होती हैं क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है। अगर हम बात करें सेक्शन ए की, सेक्शन ए में आपके सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, कोई भी आपका उसमें से आप छोड़ नहीं सकते हो। और यही रैंक डिसाइडिंग सेक्शन होता है। ये क्या होता है? रैंक डिसाइडिंग। मतलब ये वो है कि जो थोड़ा सा एक बच्चों में एक अच्छे और ब्रिलियंट बच्चों में जो डिफाइनिंग वाला फैक्टर का वर्क करता है वो सेक्शन ए वर्क करता है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस रिपीटेटिव बहुत कम मिलते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या फिर रिपीटेटिव मिलते हैं तो लैंग्वेज चेंज कर देता है। तो जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं क्लियर है, जिसको 2-3 कॉन्सेप्ट अच्छे से ऐड करना नहीं आता है, वो जिस हिसाब से हम सैम्पल पेपर का पैटर्न चेंज होते हुए देख रहे हैं वो नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो ये होता है वो सेक्शन जहाँ पे बच्चे 85, 90, 91, 92 पे टिक जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं, सारे के सारे 2 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन सी की बात करें तो 7 क्वेश्चन होते हैं, आपके 3 मार्क्स के ईच होते हैं। सेक्शन डी के अंदर आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और ई के अंदर आपके 3 क्वेश्चन होते हैं जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। तो बेसिकली आपको 5 मार्क्स से क्वेश्चन भी मिलेंगे, 4 मार्क्स से क्वेश्चन भी मिलेंगे, 3 मार्क्स से क्वेश्चन भी मिलेंगे, 2 मार्क्स से क्वेश्चन मिलेंगे, और 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो ए बी सी डी ई ऐसे करके आपके सेक्शन होंगे, और सब आपका अलग अलग करके होगा। तो आ जाओ फटाफट, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, समझाएंगे, आप शांति सुनते जाना। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चंस, इसी क्वेश्चन सैंपल पर से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी में से एग्जैक्ट कॉपीड मिल जाएंगे। तो यू विल बी थैंकिंग मी, अरे वाह मैम ये क्वेश्चन आपने कराया। देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल से यहाँ पे है, बोला जा रहा है कि अगर एक इनफर्टाइल कपल है और उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना है डॉक्टर के थ्रू, लेकिन वो चाह रहा है कि वो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करे। मतलब इतना तो आपको क्लियर हो गया कि फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है, इन विट्रो है, मतलब लैब के बाहर करना है। तो कौन से स्टेज में इन विट्रो ट्रांसफर हो सकता है फैलोपियन ट्यूब में? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है तो 8 सेल से कम होना चाहिए। ठीक है। तो जाइगोट से लेके जाइगोट या फिर 8 ब्लास्टोमियर, यही आपका होगा। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनको, क्योंकि हमारे पास 31 क्वेश्चंस हैं और हम चाह रहे हैं कि कम से कम टाइम में हम आपका एक्सप्लेन करें। सो बहुत जगह पे हम एकदम शॉर्टकट मार देंगे। ठीक है। और आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, या फिर ये PDF टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ से आप जाके इसको देख लेना, पढ़ना, शांति से बैठ के सोचना, क्योंकि वही चीज़ें हम शॉर्टकट मारेंगे जो बहुत 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 बेसिक होगी, जिसका मीनिंग आपको पता हो। जैसे कि मुझे पता है यहाँ पे तुम्हें पता है फर्टिलाइजेशन क्या है, डॉक्टर क्या है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रीडिंग इट। ठीक है। फिर भी शांति मन से इसको बैठ के करना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो गया बी। सेकेंड क्वेश्चन आपको बोला गया है कि देखो, और सैंपल पर साथ में सॉल्व करने का बेटर मेथड ये होगा कि आपको पता चलेगा अच्छा ट्रिक क्या है। इस क्वेश्चन में जाइगोट, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दिए, इधर मोड ऑफ एक्शन दिया, आपको मैच करना है, और नीचे में से, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, CVT में भी आ रहा है, CVT में भी बहुत कम है, एक है नीट में और बोर्ड्स में ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं कि मैचिंग दे दी जाएगा, नीचे में आपको मैच करना होगा। देखो सबसे आसान है वैसेक्टॉमी, फोकस करो, इसमें बच्चे टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं। वैसेक्टॉमी आपको पता है कि इसमें हम लोग सीमेन तो रिलीज होता है लेकिन स्पर्म नहीं आता है। ठीक है। अब तुम सिंपल से फोकस करो, बी में 4 कौन सा है? देखो बी में 4 सिर्फ यहीं पे है, मतलब कि इसके अलावा तो बाकी सब गलत हैं, तो अपने आप आपका आंसर ये हो जाएगा।
बाकी अगर क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप देख लो A में 3, क्या कॉन्डम, फिर भी क्रॉस चेक करो। कॉन्डम आपको पता है कि स्पर्म की फिजिकली एंट्री रोकता है, वैसेक्टॉमी आपको पता ही है। पिल्स आपकी क्या करती हैं, ओवुलेशन को प्रिवेंट कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद ट्यूबेक्टॉमी की बात करें तो ओवम को आपको फेलोपियन ट्यूब तक नहीं रीच होने देती है, ठीक है। सो ये बहुत 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 इजी क्वेश्चन सभी आपके चल रहे हैं, आपको बिल्कुल भी दुख लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, और सैंपल पर जो वीडियो देखेगा वो बच्चा मुझे बाद में बताएगा उसने कितने MCQ सही किए हैं। मेरे बताने से पहले उसके माइंड में आंसर था। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से आपको पूछा गया कि अमाइनो एसिड कौन सी अमाइनो एसिड सिंपली आपकी पाई जाती है हिस्टोन कोर में। हिस्टोन कोर में लाइसिन आर्जिनिन रट लो, ये रट इस वजह से लो क्योंकि ये बेसिक अमाइनो एसिड होती है। दैट इज द रीजन कि हिस्टोन आपका बेसिक होता है। दूसरा, पॉजिटिव इन नेचर का भी यही लॉजिक है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपको पूछा गया है कि इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, कन्वर्जेंस इवोल्यूशन की बात कर रहा है। इसमें बहुत सिंपल सी ट्रिक है, एक याद रखो कि HD में AC चलाते हैं। HD में AC का मतलब क्या है कि होमोलॉगस जब भी होगा तब भी डाइवर्जेंस होगा, जब भी एनालॉगस होगा तब भी कन्वर्जेंस होगा। और एनालॉगस आपको पता है, एनालॉगस का सिंपल सा मतलब होता है डिफरेंट ऑरिजिन सेम फंक्शन, डिफरेंट ऑरिजिन सिमिलर फंक्शन। तो ऑरिजिन डिफरेंट है, ऑरिजिन अगर डिफरेंट है तो यहां पे हमसे कन्वर्जेंस ही पूछा गया है, ठीक है। कन्वर्जेंस इवोल्यूशन कहां पे होता है, जहां पे हमें सिमिलर फंक्शन बताना होता है। तो ये बोला गया है कॉमन सेट ऑफ फंक्शन इन अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। एम आई राइट और एम आई राइट? दिख रहा है सही से तुम लोग का फोकस, तो मैंने सही तो कर दिया, खैर ठीक है। इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज डेवलपमेंट ऑफ कॉमन सेट ऑफ फंक्शन। देखो एनालॉगस का मतलब होता है, होमोलॉगस का मतलब होता है सिमिलर ऑरिजिन डिफरेंट फंक्शन। एनालॉगस का मतलब होता है डिफरेंट ऑरिजिन सिमिलर फंक्शन, ठीक है। अगर ऑरिजिन सिमिलर है तो इसी का मतलब होता है कॉमन एंसेस्ट्री। तो एनालॉगस में कभी भी कॉमन एंसेस्ट्री होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां से हो गया। एकदम छोटे छोटे कीवर्ड्स को पकड़ते जाओ, आपका काम होता जाएगा। यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है एक एपिस को पकड़ लिया, मतलब मधुमक्खी को पकड़ लिया, उसको एपिस जो कि आप ओ हो क्या बात है। आपको बोला गया कि एक मधुमक्खी है जो कि अगर किसी को काट ले इंसान की मौत हो जाए, ठीक है, पॉइजनस है। मतलब कि हमारे पास टाइम नहीं है कि उसके लिए हम आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनने का वेट करें। तो जब भी हमें फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए होता है, देखो स्लो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी के अंदर होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाती है, स्लो बनती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए होती है। फास्ट जब भी हमें रिस्पॉन्स चाहिए होता है, हम बनी बनाई डालते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। और किसी और की बॉडी में हम बना के बेच रहे हैं, इस वजह से पैसिव, ठीक है। एकदम अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, एकदम सिंपल सा दिमाग लगाओ कि ये वैसे लाइव कराने में मज़ा आते हैं क्वेश्चंस। ये बताओ, सिंपल सा एक दिमाग लगाओ कि यार क्या हमारे पास टाइम है। यहाँ पे सिंपली बोल रहा है कि इंसान की जान जा सकती है। टाइम नहीं है कि तुम्हारी बॉडी में डाला जाए, तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्स करे, तब तक बहुत पॉइजनस है। तो जब भी ऐसे होते हैं, जब भी जहर वगैरह टाइप की चीज़ होती है, सांप काट ले, उस केस में हम वेट नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी ऐसी चीज़ों की एंटीबॉडी बना के रखी जाती है, उसको बोलते हैं परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही रखो कि क्या हमारे पास टाइम है कि नहीं है, देन यू विल डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। इंटरफेरॉन्स आपको बोला गया है, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बोला गया है, क्या बोला गया है कि इंटरफेरॉन्स जो हैं बहुत इफेक्टिव होते हैं किस चीज़ के लिए। इंटरफेरेंस आपको क्या पता है कि अगर एक सेल होती है वो आपकी वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है तो कुछ कुछ प्रोटीन रिलीज करती है जिसको इंटरफेरॉन बोलते हैं, जो अपनी नेबरिंग सेल को बचा लेती है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के क्वेश्चन हैं ये। इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इट इज ऑल्सो फ्रॉम HHD। अच्छा, हम चैप्टर नेम भी लिखते जाएंगे जिससे आपको ये ना लगे यार ये चैप्टर तो मेरा हुआ नहीं, इस वजह से मुझे नहीं आ रहा। सो यू कैन कीप ट्रैक कि कौन सा चैप्टर होने के बाद भी किसके क्वेश्चन तुम नहीं कर पा रहे हो और पहचान नहीं पा रहे हो, ठीक है। सो अगर चैप्टर पहचान में आ जा रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हो तब तो आपकी सिचुएशन ठीक है। अगर आप क्वेश्चन देख के चैप्टर ही नहीं पहचान पा रहे हो फिर बहुत दयनीय स्थिति में हो बेटा तुम,
ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर हमें यहाँ पे आपको बोला कौन सा बीमारी के लिए इंटरफेरेंस इज द बेस्ट मेथड। एकदम सिंपल सी बात है, एड्स। वाई? बिकॉज इट इज वायरल डिसीज, और आपको पता है इंटरफेरेंस वर्क फॉर वायरल डिसीज। अब देखो दो टॉपिक को कैसे कनेक्ट किया। आपको एक जगह जहाँ पे हम लोग बैरियर वो पढ़ रहे थे, इम्यूनिटी सिस्टम पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने पढ़ा था साइटोकाइनिन बैरियर के अंदर हमने इंटरफेरॉन पढ़ा था। सिंगल सी लाइन में लिखा है कि ये आपकी वायरल इन्फेक्टेड सेल्स के लिए वर्क करती हैं और अपनी नेबरिंग सेल को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, एड्स आपको जहाँ पढ़ाया गया है वहाँ पे आपको पढ़ाया गया है इट इज़ कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोवायरस। देख रहे हो कैसे आपको इस चीज़ को जोड़ना है कि भाई वायरल डिसीज पे इंटरफेरॉन वर्क करता है। तो अब देखो कौन से बच्चे से ऐड कर पाएंगे जिन्होंने MCQ सॉल्व किए हैं। जो भी MCQ सॉल्व किए हैं बहुत भर भर के MCQs आपको रिपीटेटिव मिल जाएंगे कि एड्स वायरल डिसीज है कि नहीं और इंटरफेरॉन किस सेल पे वर्क करता है। अगर जो भी बच्चे क्लास में मेरे पढ़ते होंगे, मैंने इंटरफेरेंस पढ़ाते हुए 25 बार ये बात बोली थी कि याद रखना किसी और पे वर्क नहीं करेगा, वायरस वाले पे वर्क करेगा, वायरल पे वर्क करेगा। तो होता क्या है, जब हम MCQ सॉल्व करते रहते हैं, जैसे आपको इस 16 मार्क्स में शायद आपको रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जो कि CBSE पैटर्न चेंज कर रही है, बट होगा क्या कि अगर आपने MCQ सॉल्व किए हैं किसी भी टीचर के साथ सॉल्व किए हैं, खैर किसी भी टीचर नहीं बोल सकते हैं, अपना बता सकते हैं, अगर मेरे साथ अगर आपने सॉल्व किया तो आई गारंटी यू कि देयर विल बी नथिंग जो आपको ना पता हो सकता है कि हमने 3 कॉन्सेप्ट्स का एक क्वेश्चन कराया हो, उसमें से आपका 2 कॉन्सेप्ट यूज़ हो, या हो सकता है हमने 2 कॉन्सेप्ट को अलग अलग कराया हो, बगल बगल में 2 क्वेश्चन, वही मल्टी कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाए। सो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। सो थोड़ा प्रोसेस को ट्रस्ट करो और खुद को भरोसा करो, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। देखो हर दोनों चीज़ें आपको पता है, और अगर आपको ये डर लग रहा है अरे क्या पता मैं कनेक्ट कर पाऊँ ना कर पाऊँ, ट्रस्ट मी, अगर आपने इनफ रिविजन किया है, इनफ क्वेश्चन सॉल्व किए जितने करने चाहिए, आपका दिमाग क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका दिमाग स्लो काम करता है क्योंकि आपको पता है टीचर आंसर बता रही है अगले मिनट। When you will know कि you have to do only in exam hall, so your brain will work more fast, but भेजे में कुछ होना भी चाहिए। खाली दिमाग से क्या कराओगे? इंजन को चाहे जितनी बार स्टार्ट करो, अगर पेट्रोल है ही नहीं तो काम क्या करेगी? तो पेट्रोल भरो, बाकी स्टार्ट हो ही जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सैंपल? ऐसे तो वाटर सैंपल दिया गया है, बोला गया है जिसके अंदर वाटर कंसर्न ऑर्गेनिक मैटर हाई होगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। अभी लास्ट डे हमने एक 1 शॉट अपलोड किया है, किसका? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का। ठीक है, तो जाके कर लेना। ठीक है, वहाँ पे भी ये फ्लो चार्ट में कराया गया है। ऑर्गेनिक मैटर हाई का मतलब ये होता है कि पोल्यूशन लेवल इज भयंकर हाई, और पोल्यूशन लेवल अगर हाई है तो इसका मतलब है कि आपका BOD हाई होगा, क्योंकि जितना ऑर्गेनिक मैटर उतना ऑक्सीजन डिमांड करेगी आपकी बैक्टीरिया, एरोबिक माइक्रोब्स, और जितना ऑक्सीजन की डिमांड करेगी उतना ही आपका मतलब है कि ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा मतलब पोल्यूशन लेवल उतना ही आपका हाई है। सो इट्स हाउ इट इज़ वर्किंग। नेक्स्ट, वाह लवली क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है, यहाँ पे एक फॉरेन DNA दिया गया है और आपको बोला गया है कि BAM-H1 की साइड पे हमने क्या किया है, ये पहचान रहे हो क्या है ना, PBR 322, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही है। आपको बोला गया हमने DNA को लाइगेट किया BAM-H1 की साइड पे, तो आप ये बताओ कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सेल है ग्रो इन द मीडियम कंटेनिंग एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन, तो आपको करेक्ट ऑब्जर्वेशन बताना है। करेक्ट ऑब्जर्वेशन इसमें क्या होगा? BAM-H1 कहाँ पे होता है? ये देखो यहाँ पे तुम्हें दे भी दिया। यूजुअली पता है क्वेश्चन को टफ करने के लिए दिया नहीं होता, आपको पता होना चाहिए BAM-H1 साइड कहाँ है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज ये है कि जहाँ की साइट पे हम कट करके कोई भी फॉरेन DNA लगाते हैं वहाँ की साइट इनएक्टिवेट हो जाती है। तो TET-R देखो यहाँ पे, और यहाँ पे हमने फॉरेन जीन लगाया तो ये यहाँ पे इनएक्टिवेट हो जाएगा। हमने आपको बताया था ना विदेशी महिला देख के फिसल जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। तो BAM-H1 के पास हमारा फॉरेन DNA आता है, आते ही TET-R वॉन्ट टू वर्क। तो जब टेट्रासाइक्लिन वर्क ही नहीं कर रहा है तो ये जो प्लाज्मिड है, दिस इज अ प्लाज्मिड, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, ये रेजिस्टिविटी खो देगा। ठीक है, पहले इसके पास दोनों के लिए रेजिस्टिविटी थी, बट ये रेजिस्टिविटी अब खो देगा। मतलब कि अब अगर इस पे कोई भी टेट्रासाइक्लिन डालेगा ये मर जाएगा। सो सिंपली इट विल नॉट ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन बट ग्रोथ एम्पिसिलिन, क्योंकि एम्पिसिलिन से कोई भी हमें लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली आपको बस इतना दिमाग लगाना है कि कहाँ पे आके ऐड हुआ है, जहाँ पे आके ऐड हुआ है वहीं पे काम नहीं होगा, है ना। इसको ऐसे हमेशा याद रखना। क्या याद रखना है? जैसे आप लोग देखते हो ना, जैसे कोई आप अकेले हो, काम कर रहे हो एकदम, आपकी मम्मी ने बोला बेटा देखना हमने गैस पे दूध रख दिया है, तुम एकदम ध्यान से देखोगे। किसी का कॉल आया, कॉन्फ्रेंस पे तुम 2 दोस्त ऐड हो गए, बस अब तुम्हारा फोकस हट गया। और बताओ बढ़िया है, और बताओ बढ़िया है, बह गया, खराब हो गया। वही सेम चीज़ यहाँ पे,
BAM H1 के पास हमारी टेट्रासाइक्लिन की साइट होती है, वो रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है। जैसे ही वहाँ पे लाके हम फॉरेन चेन ऐड करते हैं, बस 2 जन मिल गए, काम खत्म। उसके बाद रेजिस्टिविटी वो प्रोवाइड नहीं करता। जब रेजिस्टिविटी नहीं है आपके अंदर तो आप मरोगे उस चीज़ से, बहुत सिंपल सी बात है। अब आते हैं यहाँ से, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। देखो ये तुम्हारा है ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये अभी तुम लोग नहीं किए होगे, इकोलॉजी बहुत कम चांसेस है कहीं पढ़ाया गया अभी, लास्ट यूनिट है ये। तो यहाँ पे इसमें देखो एकदम डायरेक्ट होता है। ये आपको फॉर्मूला बोला गया है, सॉथी एक बैक्टीरिया को ग्रो करा रहा था कल्चर फ्लास्क में आइडियल लैब कंडीशन में। तो जहाँ पे रिसोर्सेज आपके रिप्लेनिश्ड हो सकते हैं, आपका कौन सा वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा dN/dt इज इक्वल टू QN ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पे बस 2 चीज़ पे फैक्टर पे वर्क करती है। एक आपकी वर्क करती है कि क्या हमारे पास अनलिमिटेड ग्रोथ है कि नहीं है। यहाँ पे 2 फॉर्मूलेज होते हैं। एक हमारे 2 तरीके का हमारा ग्राफ होता है, ठीक है, जो बच्चे बाद में देखेंगे। एक सिंपल सा यहाँ पे पॉइंट होता है कि आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं कि नहीं है। लिमिटेड और अनलिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से आपका जो पूरा का पूरा पॉइंट होता है वो आपका बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी एनीमोन के ऊपर दिया गया। ये भी आपका इकोलॉजी का ही क्वेश्चन है। इकोलॉजी वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे अगर आप लोगों ने बहुत बचपन में ये एक पॉइंट पढ़ा होगा कि कई तरीके के रिश्ते होते हैं। जैसे जहाँ पे पॉपुलेशन होती है तो वहाँ पे रिलेशन बहुत टाइप के होते हैं। अब रिलेशन में हमारे पास क्या होता है, रिलेशन में हमारे पास एक तो होता है दोनों के फ़ायदे का रिश्ता जिसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। एक होता है, आते हैं, हाँ, एनीमोन जो है वो आपका अटैच हो जाता है हर्मिट क्रैब के सरफेस पे। आपको बोला गया इसमें कौन से टाइप का रिश्ता देखा जाएगा। देखो इस टाइप के रिश्ते को बोलते हैं कमेंसलिज्म, क्योंकि एक का फायदा होता है और दूसरे का आपका ना फायदा ना लॉस, तो ऐसे रिश्ते को कमेंसलिज्म बोलते हैं। देखो एक होता है म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों का फायदा। अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक का लॉस होता है, दूसरे का ना ही लॉस ना ही फायदा। कमेंसलिज्म में एक का फायदा होता है, दूसरे का ना लॉस ना ही फायदा। म्यूचुअलिज्म में दोनों ही स्पीसीज का प्रॉफिट होता है। पैरासिटिज्म में एक का प्रॉफिट एक का लॉस, ठीक है। अब देखो कई तरीके के रिश्ते होते हैं ना, जैसे आप और हमें म्यूचुअलिज्म चल रहा है, आप पढ़ते हो, आप क्लासेस देखते हो, आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मुझे मोटिवेशन मिलता है, इन रिटर्न आई एम गेटिंग समथिंग, एंड खुशी खुशी हम भी पढ़ाते हैं और आपको नॉलेज मिल रही है। अमेंसलिज्म क्या? अमेंसलिज्म वो है कि जब आपके खुद के मार्क्स आ रहे हो ना आ रहे हो, बट दोस्त की कॉपी ले जाकर कटा दो, मैम इसने गलत किया है, तो वहाँ पे क्या हुआ, उसका लॉस हुआ, आपको कुछ फ़ायदा हुआ ना हुआ, ठीक है। कमेंसलिज्म क्या है? इट्स बेसिकली पड़ोस वाली आंटी के घर पे करी पत्ता बहुत ज़्यादा है, तुम जाके 2 पत्ती ले, उन्होंने ठीक है इतना सारा तो ले जाओ। वही सेम चीज़ यहाँ पे होता है, इसको प्रोटेक्शन मिल जाती है और इसका कुछ लॉस होता है, नहीं ठीक है बैठे रहो क्या ही है मेरे को, ठीक है। सो ये ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट 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 बच्चों, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन्स इज मेजर conduit for energy flow in terrestrial and aquatic respectively, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इक्वेटिक सिस्टम में सबसे ज़्यादा अच्छी, ये तुम लोग पढ़े होगे कि नहीं पढ़े होगे, कहीं पे पढ़े तो हो गई। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक सिस्टम में आपको बोला है कौन सी फूड चेन होती है जो आपके एक मेजर वाला आपका फूड सोर्स का काम करती है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपको दिया गया है कि आपके पास एक में ग्रेजिंग है, दूसरे में एक्वेटिक वाले में ग्रेजिंग। अच्छा, फूड चेन वाला अगर जिसको ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का करना हो तो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में इस चैनल पे 1 शॉट इसका अवेलेबल है, लास्ट ईयर का है, बट तुम लोग देख सकते हो जिसको करना हो, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में बेटा डेट्रेटस होती है, क्यों? क्योंकि जो भी मान लो पेड़ की अगर डेथ हो रही है, कोई जानवर की, कोई एनिमल की, कोई भी, वो ज़मीन पे गिर रहा है, तो वो जो सड़ा गला चीज़ें होती हैं, बेसिकली जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हीं को डेट्रेटस बोलते हैं। तो वहाँ से हाई सोर्स आता है। और एक्वेटिक में ग्रेजिंग वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे आपको बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जहाँ है वहाँ ना कंजर्व करके कहीं और कंजर्व करना। मान लो अभी मानवी है, मानवी बोल रही है कि मैम हमारे पीछे ब्रिटेन के साइंटिस्ट पड़ गए हैं और वो हमारा दिमाग निकालना चाहते हैं क्योंकि हम बहुत टैलेंटेड हो गए हैं, तो हम क्या करें, इसको वहाँ से उठा के अपने घर रख लें कि नहीं तुम मेरे घर आ जाओ, तुम्हारे मेरे घर प्रोटेक्शन है, तो ये हो जाएगी ex-situ प्रोटेक्शन। इन-situ क्या होगी कि हम इसी के घर के बाहर 500 आर्मी खड़ा करा दें, वो इन-situ हो जाएगा। तो ex-situ क्या है, जब हम
जहाँ पे उसको प्रोटेक्शन करना चाहिए वहाँ ना करके हम कहीं और करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, सेक्रेड ग्रुप्स, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, सीड बैंक। सीड बैंक इज द XC2, क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग जगह के सीड और उन चीज़ को उठा के हम लोग एक लैब में एक प्रॉपर कंडीशन में हम उसे सेव करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा एसर्शन रीजन। एसर्शन रीजन तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपका ए, 4 तरीके के स्टेटमेंट होते हैं, ABCD। ए होता है कि जब आपका दोनों, इसको थोड़ा समझ लो, आई विल गिव यू सम टाइम थोड़ा सा आपको इसको समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि अगर एसर्शन रीजन दोनों सही है और एसर्शन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए, अगर एसर्शन रीजन दोनों सही है बट दोनों एक दूसरे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं तो बी, अगर एसर्शन सही है रीजन गलत है तो सी, और अगर एसर्शन गलत है और रीजन सही है तो डी। अब इसको मैं रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि भूमि एक लड़की है, ये एसर्शन मैंने दे दिया। रीजन में मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्योंकि वो निकिता मैम की बायो की क्लास करती है, ये भी सच स्टेटमेंट है, सही है, शी इज़ इन माई बैच, है ना। और बट दोनों सही हैं, बट जस्ट बिकॉज शी इज़ टेकिंग माई क्लास, ये रीज़न तो नहीं हो सकता ना उसकी लड़की होने का। तो उस केस में हम क्या करेंगे, बी पे टिक करेंगे, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं बट दे आर एक्सप्लेनिंग। बट उसी का अगर हमने ये बोला कि हमारी वैश्यू एक लड़की है और रीज़न में हमने दिया बिकॉज शी हैव XX क्रोमोजोम, सेकेंड स्टेटमेंट, तो येस दिस इज द एब्सोल्यूट रीजन, सो दैट इज देन इन दैट केस वी विल गो विद ए। इस दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, सी में अगर हम आए, सी आपका कैसे हो जाएगा, अगर हमने बोल दिया कि फैज़ान एक, सॉरी ये छोड़ देते हैं, अगर हमने ये बोल दिया कि CBSE, क्या बोले हम, अगर हमने एसर्शन पे ऐसा बोला कि निकिता मैम ने सैम्पल पेपर की वीडियो अपलोड की है, ये एसर्शन सही है, बट रीजन में हमने बोल दिया उन्होंने फिजिक्स की वीडियो अपलोड की है, तो ये गलत हुआ ना, तो आप सी पे चले जाओगे। डी आप कब टिक करोगे, अगर हमने ऐसा बोला कि निकिता मैम ने, एसर्शन में हमने लिख दिया निकिता मैम ने आज केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड की, रीजन में हमने क्या, रीजन में हमने डाल दिया कि उन्होंने सैटरडे को एक वीडियो अपलोड की या फिर अनअकैडमी 12th पे अपलोड की, तो दैट इज राइट, बट ऊपर वाला स्टेटमेंट गलत है। सी और डी में तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगा, ए बी में बेटा तुम्हारी हालत खराब होगी, इसको थोड़ा करना पड़ेगा प्रैक्टिस और थोड़े थोड़े ट्रिक, बट यू विल लर्न विद टाइम। ठीक है, उम्मीद करते हैं तुम्हें एटलीस्ट पता चला कब क्या करना है। पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया कि एपोमेक्टिक एम्ब्रायो जो होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट की तरह, क्योंकि वो आपके बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, एकदम सही है। आइडेंटिकल इसी वजह से होते हैं क्योंकि इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगर उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, फ्यूजन हो जाए तो कभी भी आपके आइडेंटिकल नहीं होंगे, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, क्योंकि रीजन एकदम सही दिया है। अगर हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, आपको बोला गया है, एसर्शन आपको दिया गया है कि अगर जब हमने एक वाइट आइड फीमेल, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का क्वेश्चन है, ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया गया कि एक वाइट आइड और येलो बॉडीड ड्रोसोफिला फीमेल है, जब उसको हमने हाइब्रिडाइज कराया रेड आई और ब्राउन बॉडीज मेल से, तो F1 प्रोजेनी हमने इंटरक्रॉस की, तो F2 आया, F2 का जो रेशियो है 9:3:3:1 आया। अगर जिसको पता हो उससे डेविएट किया, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट का नेम देखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कौन बताता है। तो यहाँ पे बोला गया कि उसने डेविएट किया, बाय द वे सही स्टेटमेंट है, जिसने भी पढ़ा होगा एक्सपेरिमेंट। तो रीजन उन्होंने क्या दिया कि जब जो जीन आपके डाई हाइब्रिड में होते हैं और अगर सेम क्रोमोसोम पे होते हैं तो उनमें पेरेंटल का कॉम्बिनेशन ज़्यादा आ जाता है और नॉन पेरेंटल नहीं बनते हैं। ठीक है, ये बहुत सही रीज़न है। आपको पता है 9:9, 9:3:3:1, ये हम बता ही देते, बिना बताए हम समझा नहीं पाएंगे। ये थॉमस मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट है। थॉमस मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि यार F2 में हमारा, ये पता है ये 2 लाइन तुम्हारे लिए एकदम मैटर ही नहीं करती, सच बताएं तो। सिर्फ आप ये चीज़ ध्यान दो कि आपका कोई भी इसकी प्लेस पे कुछ भी होता ना, सेम आंसर होता। 9:3:3:1 से डेविएट होने का रीज़न यही था। यहाँ पे हमको देखा गया था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं फॉलो हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिंकेज था। लिंकेज क्यों था? क्योंकि एकदम पास पास में क्रोमोसोम थे। ठीक है, सो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा। बात समझ आई?
देखो इसने एक्सप्लेन किया और इनडायरेक्टली एक्सप्लेन किया है, लेकिन सही एक्सप्लेन किया है। मतलब यहाँ पे हाँ इसका बेटर एक्सप्लेनेशन हो सकता था अगर ये सेम क्रोमोसोम को ना लिख के लिंकेज लिख देते, लेकिन फिर भी सही है क्योंकि आपको पता है कि सेम पे होने के बाद सेम लिंकेज ग्रुप फॉर्म करते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, सैम्पल पेपर अगर जो भी देखेगा, तुम्हारा अगर खुद का कोई ओपिनियन है कि मैम ये वाला ऐसा होना चाहिए, मैम आई वाज थिंकिंग लाइक दैट, अच्छे से डिस्कस करना, उसे क्लास में आना, डाउट लेके आना, स्पेशल क्लास 3:30 PM पे, ठीक है। 10 डेज चैलेंज हमने दिया है और आके डिस्कस करना, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, टेलीग्राम पर डिस्कस करना, मतलब कि इसमें पीछे मत हटना इस चीज़ से, क्योंकि उससे क्या होगा कि हाई चांसेस है कि वहाँ पे मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट कि कौन सही कौन गलत, इससे एक चीज़ होगा कि आपको जो थॉट चल रहा है उसको हम अच्छे से क्लियर कर दें, नेक्स्ट टाइम आप डिवेट नहीं होगे। बात समझ रहे हो? तो इस वजह से पूछने से मत घबराना जितनी भी चीज़ें होंगी। और तुम लोग की तो NCERT सीरीज़ चल ही रही है। NCERT सीरीज़ आई एम टेकिंग ऑफ मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम टुमारो, लाइक फ्रॉम संडे, सुबह 8 बजे। और NCERT बेस्ड MCQ तुम्हारा आ रहा है कहाँ पे? स्पेशल क्लास पे 3:30 पे। तो 10 दिन, ये अगले 10 दिन में अगर जो भी बच्चा करना चाहेगा बहुत अच्छा कर लेगा, क्योंकि हम काफ़ी अच्छी चीज़ें करा रहे हैं। नेक्स्ट आपको बोला गया फंक्शनल एडिनोसिन डाइमिनेज, ये एडिनोसिन डाइमिनेज है, बायोटिक एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री DNA जीन को इंसर्ट करते हैं लिम्फोसाइट में एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक है। रीजन क्या दिया गया? क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज की जो सेल होती है मॉर्टल होती हैं, मतलब जल्दी डिट हो जाती हैं और उनको मैनिपुलेट करना आसान होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एम्ब्रियोनिक सेल की जो सेल्स होती हैं वही अल्टीमेटली डिवाइड कर करके सारी सेल बनाती हैं। तो हम एक में कर देते हैं तो लाइफ टाइम हमारी सेल रीजनरेट हो रही होती है सेम तरीके से। तो दैट इज वाई असर्शन इज राइट एंड रीजन इज रॉन्ग। तो असर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग, आई थिंक इट वाज सी। असर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग, ये है। बाकी ऊपर से देख लेना C या D में से क्या होगा, C होगा, ठीक है। बट स्टिल मतलब ये इसको फाइनल मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोला गया है कि अगर हम एज पिरामिड को देखें, नीचे में दिया गया इंडिया का 2011 का रिपोर्ट, 2011 का ही आपका सारा डाटा NCERT में, ठीक है। तो पॉपुलेशन दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड पे, फीमेल का पॉपुलेशन दिया गया राइट हैंड साइड पे, न्यू बॉर्न का बेस पे दिया गया है, फिर एज जैसे जैसे बढ़ती गई है ऊपर दिया गया है, ठीक है। आपको पता है ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस वजह से। अच्छा, ये देखो आंसर हैं सारे जो भी हमने कराए, यहाँ पे सारे आंसर हैं, ठीक है। जाइगोट वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, हाई ग्रोथ, नो ग्रोथ, DN/dt RN, क्योंकि वहाँ पे हम लोग रिप्लेनिश हो ही जा रहा था आपका रिजल्ट। और ये देखो सीड बैंक, हर एक चीज़ें। और हमने क्या किया, देखो सारे आंसर सही हैं, हम चेकिंग इट। 13 में हमने ए किया है, B किया है, C किया है, और ये भी हम लोग कर रहे हैं ना, 16 वाला हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बोला गया स्टेबल पॉपुलेशन, लेट मी चेक दिस। हाँ, ये इस ग्राफ को, आप वो पैराग्राफ में पढ़ो, सिर्फ ग्राफ को देखो। ये बोल रहा है कि इसको, ये आपका स्टेबल पॉपुलेशन, ये है स्टेबल पॉपुलेशन तब होती है, ये होती है हमारी प्री रिप्रोडक्टिव, ऊपर हो जाती है रिप्रोडक्टिव, फिर ऊपर हो जाती है हमारी पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो हम लोग स्टेबल तब बोलते हैं जब ये दोनों हमारी ऑलमोस्ट इक्वल हो। तो वही है, रीजन क्या दिया गया है कि प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट इक्वल है, और बस दैट इज वाई इट विल गो विद ए। ये तुम्हारा क्वेश्चन किसका है? ये तुम्हारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का है, इकोलॉजी यूनिट का, ठीक है। इसके आंसर में क्या दिया गया है? इसके आंसर में तुम्हें ए दिया गया है, ठीक है। चलो आ जाते हैं 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में हम लोग का शुरू हो जाता है ये, यहाँ पे आपको दिया गया है कि गिवन बिलो है पार्ट्स A B C, आपको ग्राफ शो किया गया है, आपको इसमें से फिगर को पढ़ना है और आंसर देना है। सबसे पहले आपको बोला गया है कि इसमें से नेम द ऑर्गन सिक्रीज द हार्मोन रिप्रेजेंटेड बाय पार्ट A एंड B। पार्ट A एंड B होगा क्या? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है? ये तो तुम्हारे NCERT का ग्राफ है। देखो डायग्राम NCERT के आजकल बनाने को कम आ रहे हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। इतना समझ लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो छाप के जाओ, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ पिछले 3 साल से लगातार आ रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ आ ही जा रहा है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, ये यूटेरस है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन वहीं से निकलेगा। ओ सॉरी, ये ओवरी है। FSH-LH पिट्यूटरी ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला कि स्टैट द इम्पैक्ट ऑफ द हार्मोन इन पार्ट बी ऑन द यूटेरस ऑफ द ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग 6 to 15 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। पार्ट बी वाली जो हार्मोन है उनका क्या इंपैक्ट होगा यूटेरस पे फ्रॉम 6 to 15 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक आपको बोला गया है कि इन दोनों का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। आज जो देखते हैं इसका आंसर भी हम क्रॉस चेक साथ साथ में करते जाते हैं।
पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी, ये आपको देख के समझ आना चाहिए। एंडोमेट्रियम यूट्रस रीजनरेट होगी, ठीक है। देखो इस दोनों का एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का बाद में भी यही काम होगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, देखो इस चीज को याद रखो, ये पिट्यूटरी के हार्मोन है एंड दे वर्क ऑन ओवरी, ओवरी पे वर्क करते हैं। ये ओवरी के हार्मोन है एंड दे वर्क ऑन यूटरस, ये यूट्रस के रीजनरेशन को मेंटेन करते हैं। ये पिट्यूटरी के ओवरी के फॉलिकल्स का रेगुलेशन करते हैं। इस चीज को याद रखना, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। इससे टफ क्वेश्चन अभी तुम लोग के लिए नेक्स्ट सैंपल पर लाएंगे जो इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं पता है। एक दिन क्या करेंगे, इस टाइप के जितने क्वेश्चंस हैं सारे आई कंबाइन और एक स्पेशल क्लास लेंगे। जितने भी ग्राफ के क्वेश्चंस बन रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे कंबाइन करके आई टेक वन। यहाँ पे आपको बोला गया ट्रू ब्लीडिंग पी प्लांट है जिसमें होमोजाइगस डोमिनेंट को हम लोग क्रॉस करा दे रहे हैं इन्फ्लेटेड ग्रीन प्रोड से, और दूसरे पी प्लांट पे हम लोग कंस्ट्रक्टेड वाले को इससे करा दे रहे हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट लिया है को हम लोग क्रॉस किससे करा रहे हैं, होमोजाइगस रिसेसिव से। मतलब बेसिकली तुम्हारा नॉर्मल डाइहाइब्रिड क्रॉस है, सिर्फ इन्होंने कैरेक्टर दूसरा ले लिया है। विद द हेल्प ऑफ द पुनेट स्क्वायर अबव क्रॉस को मेंशन करना है और आपको F1 का वो निकालना है, ठीक है। आ जाओ, ये यहाँ पे निकाला हुआ देख लेते हैं। कुछ भी नहीं है, कितना इजी क्वेश्चन है देखो, लेकिन जो इसमें करते क्या है, सिर्फ तुम्हारा वो बदल देते हैं। ये बेसिक है तुम्हारा नॉर्मल जो तुमने RRYY किया है। ये देखो होमोजाइगस डोमिनेंट व्हेनेवर इट विल बी क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव, F1 जनरेशन हमेशा हेट्रोजाइगस और डोमिनेंट फीचर शो करेगा। ये चीज याद रखना, इसमें तुम्हें दिमाग लगाना ही नहीं है। कभी भी जब हम होमो, चाहे मोनो हाइब्रिड हो, डाई हाइब्रिड हो, ट्राई हाइब्रिड हो, ऑक्टा हो, पेंटा हो, नैनो हो, कुछ भी हो, जब भी अगर हम होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस रिसेसिव से, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी हमेशा हेट्रोजाइगस आएगी और जो फिनोटाइप दिखाएगी वो डोमिनेंट दिखाएगी। जैसे यहाँ पे देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, शो क्या कर रहा है, इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉड, डोमिनेंट है क्या, इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉड, बस बात खत्म, ठीक है। तो देखो अब देखो यहाँ पे मार्किंग कैसे दिया गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर तुमने करेक्ट तरीके से पुनेट स्क्वायर बनाया तो तुम्हें 1 मार्क्स मिलेगा। अगर तुमने ये लिखा है कि जीनोटाइप फिनोटाइप, फिनोटाइप इज इक्वल टू और इन्फ्लेटेड और जीनोटाइप इज इक्वल टू ये, तब आपको बाकी के हाफ मार्क्स मिलेंगे। अब होता क्या है, तुम इसको चाहे जितना डिटेल में बना दो, बट अगर तुमने ये दोनों चीज़ अलग से नहीं लिखी हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। यही सारी चीज़ें आपकी होती हैं जो आप एक सीखते हो सैम्पल पेपर के थ्रू, ठीक है। देखो देखिए कैसे आपको पता चलेगा कि हमें क्या लिखना है। यहाँ पे देखो इन्हें बोला है विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर, मतलब आपको पुनेट स्क्वायर तो शो करना है। ये आपको यहाँ से क्वेश्चन हो गया। मेंशन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फिनोटिपिकली एंड जीनोटिपिकली, मतलब यहाँ पे देखो अलग से एंड करके क्वेश्चन को ब्रेक किया है। तो ये तुम्हारा एक तरीका है पता करने का कि मुझे 2 फ्रेगमेंट्स में आंसर देने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एंड करके इन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ बनता है हाफ मार्क्स का और ये वाला क्वेश्चन यहाँ बनता है 1.5 मार्क्स का। यू गॉट ए पॉइंट। चलो सो अभी जब आप सैम्पल पेपर साथ में करोगे तो यू विल स्टार्ट नोटिसिंग दिस माइन्यूट थिंग। अगर हमने बहुत सारे सब्जेक्टिव टेस्ट लिए थे, जो अशोका बैच के बच्चे हैं उनका, अभी किसका लिया था लास्ट चैप्टर आई थिंक जेनेटिक्स का ही लिया था, जेनेटिक्स का लिया था, फिर रिप्रोडक्शन के कुछ लिए थे। तो बहुत बच्चों का यही मिस्टेक था कि आधे पार्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं और आगे पार्ट को एकदम देख ही नहीं रहे। इसकी वजह से मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए थे। तो ये करो, उसके बाद तो हम फिर से तुम लोग का टेस्ट लेने वाले हैं जल्दी ही सब्जेक्टिव। ड्यूरिंग अ फील्ड ट्रिप वन ऑफ योर फ्रेंड इन अ ग्रुप सडनली बिकम अनवेल, शी स्टार्टेड स्नीजिंग। ये देखो छींकना शुरू कर दी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना शुरू कर दी। आपको बोला, ये देखो एनसीईआरटी की, ये आपको बोला गया आपको बताओ कि क्या आपको एक्सप्लेन करना है, नेम करना है, एक्सप्लेन करना है, इससे इस सडन रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, आपका क्या रिकमेंडेशन होगा। ये देखो जिसने भी एनसीईआरटी सीरीज एनसीईआरटी को कभी पलट के देखा होगा, ये डिस्क्रिप्शन है एलर्जी का, ठीक है। तो अगर आपका इसे एलर्जी बोलते हैं, नेम करना है और एक्सप्लेन करना है, ध्यान से देखो, तभी आपको मार्क्स मिलेगा 1 मार्क्स। आपने नेम किया, उसके बाद बताया कि भाई ये कुछ नहीं है, एक्सैजरेटरी रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का। क्या है, हमारी बॉडी का ये एक्सैजरेटरी रिस्पॉन्स है और इसे एलर्जी बोलते हैं। डॉक्टर्स को क्या करेंगे, डॉक्टर्स को एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनलिन एंड सेरोटाइड में से कुछ भी एक दे सकते हैं।
ठीक है, इसमें से ये बोला कि अगर आप कोई भी एक लिखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और लेकिन आप तीनों ही लर्न करके रखो। जनरली एंटीहिस्टामिन तो मत ही भूलना, क्योंकि ये हर एक कॉमन का कॉमन होता है। अच्छा, एंटीहिस्टामिन क्यों देंगे? क्योंकि जब एलर्जी किसी को होता है ना बेटा, तो उसकी बॉडी में हिस्टामिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और जिसकी की वजह से ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, ब्रोंकियो को आपके कंस्ट्रिक्ट कर देता है। तो जब ब्रोंकियोल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है? ये हो गया खत्म। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको एक सीक्वेंस दिया है GATTC गटैक। ये क्या है? एकदम देख के तुम्हें बताना चाहिए कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ऐसे सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक बोलते हैं। खैर, इसका पता सही आंसर तब होता जब यहाँ पे 5 लिखते 3 लिखते। क्वेश्चन देखा जाए बहुत एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी चलेगा। क्या है ये? यहाँ पे 5 प्राइम होता, मतलब एक बेसिकली ये 5 प्राइम होता, ये 5 प्राइम होता, ये 3 प्राइम होता, ये 3 प्राइम होता। खैर, यहाँ पे पूछा गया है कि सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। कौन सा एंजाइम इसको रिकॉग्नाइज करता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस इन बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी में इनका सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों? बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सिग्निफिकेंस है। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, आपने नेम दिया, आपको 0.5 आधा नंबर मिल गया। एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इनका नेम है। ठीक है, ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके वर्क करते हैं, इनका काम क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम ये है कि ये कट करते हैं काउंटर पार्ट पे। स्टिकी एंड भी बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल भी बना सकते हैं। बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका वर्क नहीं करेगा। देखो, अभी इसी को तुम लोग को खुद से लिखना होता, आप लिख नहीं पाते हैं। ये बहुत मस्त आंसर है, इसको लर्न कर लो। ठीक है, क्योंकि ये 90% तुम में से इसको लर्न नहीं होगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था क्या? बेसिकली वो आपका डीएनए में कट करता था, ठीक है, और आपके वेक्टर को आपके कट वो करता था। ठीक है, अभी एक मिनट। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको बोला है कि कॉम्प्लीमेंट्री कट करता है, किस पे कट करता है? काउंटर पार्ट्स में, और स्टिकी एंड्स को बनाता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है, क्योंकि जब कट नहीं होगा तो हम लाइगेशन ही किसका करेंगे? डन। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। यहां पे देखो, आपको एक पिरामिड दिया गया है, बायोमास का पिरामिड है, जहां पे आपको स्टैंडिंग क्रॉप का एक पिरामिड दिया गया है, और इससे आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या कंडीशन है और इसमें से किस टाइप का पिरामिड है जो पॉसिबल है। नीचे में देखो ट्रॉपिक लेवल 1 है, और ऊपर में आपके पास क्या है? आवाज मेरी आ रही है? हाँ, आ रही है। ट्रॉपिक लेवल 1 है, और फिर सेकंड आपके पास क्या है? आपके पास ट्रॉपिक लेवल 2 है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो बेसिकली यहाँ पे बायोमास का, एक मिनट रुको, यहाँ पे आपको नीचे का जो ट्रॉपिक लेवल है उसको डाउन किया गया, ऊपर वाला जो ट्रॉपिक लेवल है उसका ज़्यादा है। ठीक है, तो ये किस टाइप का हो सकता है? दूसरा आपका क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट विल द पिरामिड ऑफ द एनर्जी विल ऑल्सो बी द सेम इन दैट सिचुएशन। इसका रीजन क्या है? ठीक है, बायोमास का पिरामिड है, ये तुम्हारा ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का गेन। पिरामिड देखो बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि नीचे जो ट्रॉपिक लेवल है उसका बायोमास कम है, ऊपर वाले का बायोमास ज़्यादा है। ये कंडीशन तुम्हारी देखी जाती है एक्वेटिक में। वहाँ पे क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन का कम होता है, जू प्लैंक्टन्स का ज़्यादा होता है। एनर्जी में ये कभी भी नहीं देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि भाई जिसको देना है, ट्रॉपिक लेवल 1 हमेशा देता है ट्रॉपिक लेवल 2 को। ठीक है, एनर्जी जिसके पास ऑलरेडी कम है वो दूसरे को क्या देगा? राइट, सो इट कैन नेवर बी इन एनर्जी वाले में। ठीक है, तो वही आपको बोला गया है कि ये इन्वर्टेड पिरामिड इसको बोलते हैं, जो कि बायोमास का है, एक्वेटिक कंडीशन में देखी गई है, जहां पे आपको जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके जू प्लैंक्टन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और लेकिन ये कभी भी पिरामिड ऑफ एनर्जी में नहीं देखा जाएगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी विल ऑलवेज बी अपराइट। दिस इज वेरी वेरी गुड स्टेटमेंट, इसको एकदम दिमाग में लर्न कर लो। ये बहुत बार आपका रिपीटेटिवली पूछा जाता है कि क्या पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड हो सकता है? नहीं, कभी भी उल्टा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एनर्जी फ्लो भाई एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे होती है। ठीक है, तो अगर कभी भी हीट कहाँ पे जाएगी, और बल्कि नेक्स्ट स्टेप पे जब जाती है तो थोड़ा हीट लॉस भी होती है। ठीक है, और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ हीट आपकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर ही होती है। बट बायोमास आपका सपोर्ट कर देता है। फाइटोप्लैंक्टन खाना बनाता है, प्रोड्यूसर है। जू प्लैंक्टन आपका क्या है? यूटिलाइज कर लेता है। तो आपका कभी भी ये वर्क नहीं करेगा। ये देखो, अच्छा यहाँ पे एक और, वहाँ पे एक और क्वेश्चन होगा।
ये अच्छा दूसरा एक बना दिया है, ये भी हो सकता है। एक्वेटिक के अलावा यहाँ पे पाया जाता है, जो आपके ट्रीज होते हैं, एक पेड़ पे देखो वो पेड़ होता है, उससे बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं और उन सारे इंसेक्ट कहीं ना कहीं उसका सोर्स की तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे भी इन्वर्टेड हो जाएगा, बट एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड होगी ही नहीं। यहाँ पे बस यही आपका एक क्वेश्चन है। ये देखो और वाला क्वेश्चन था कि या तो आप इसको दे दो और या फिर इंसेक्ट और उसका बना दो पिरामिड। ये पता है ये सब बहुत बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आप जब ये चैप्टर, अभी बहुत कम चांसेस है चैप्टर तुम लोग पढ़े होगे, ये चैप्टर तुम लोग पढ़ोगे ना, इतना समझ लो ये एकदम टू द पॉइंट बेसिक। अगर जब आप टॉपिक लेवल का क्वेश्चंस पढ़ते हो यहीं से शुरुआती होती है, तो ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। नेक्स्ट सेक्शन सी पे हम लोग आते हैं। सेक्शन सी बहुत सिंपल है, देख रहे हो कितना प्यारा सिंपल तुम लोग उठाए हैं, बहुत आसान है। बच्चों जैसा सवाल है, आपको पूछा गया स्क्रोटम का फंक्शन क्या है, लीडिंग सेल का फंक्शन क्या है, मेल एसेसरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है। स्क्रोटम आपकी क्या है, पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस होता है और जो कि 2 से 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट्स एज क्लियर एज दैट। तो स्क्रोटम इज अ पाउच विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेस्टिस इट्स टेम्परेचर अबाउट 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द बॉडीज टेम्परेचर। क्यों, अगर नहीं होगा उससे कम तो आपकी कभी भी स्पर्म फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा। अगर हम बात करें लीडिंग सेल की, लीडिंग सेल के अंदर नेम क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल आपकी क्या पाई जाती हैं, वो आपकी होती है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। ये करती क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती हैं, एंड्रोजन सिक्रीट करती हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है और आपका स्पर्म वगैरह में बनने में हेल्प होती है। अगर हम बात करें मेल एसेसरी ग्लैंड की, तो एसेसरी ग्लैंड हमारे पास कौन कौन सी हैं, 3 है, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूथ्रल। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, बाकी सब डबल डबल है, ठीक है। ये तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन आपका क्या बनाता है, सेमिनल प्लाज्मा बनाता है। ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से आंसर लिखा हुआ है और ये आंसर आपको लर्न करना। और ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है बच्चों, इसको लर्न कर लो, इसको तो मत ही छोड़ना, इतना इजी है, इसमें क्या ही है जो तुम्हें छोड़ने लायक है भाई। स्क्रोटम पूछा गया है, इसमें तो ये तो मुझे पता है, मेरे बच्चों को तो आ ही रहा होगा। स्क्रोटम क्या है, टेस्टिस है, वो देखो 2 to 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर वाला इंटरस्टिशियल सेल। मेल एसेसरी ग्लैंड का तुमसे पूछा गया है, सेमिनल वेसाइकल आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड आती है, बल्बोयूथ्रल आती है। इनका जो सिक्रीशन होता है उसको हम सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, फ्रक्टोज होती हैं, कैल्शियम होती हैं, एंजाइम्स होते हैं। इसको याद कर लो, लर्न दिस, ठीक है। बल्बोयूथ्रल का अलग से काम है, देखो तुम वैसे हर किसी का अलग अलग फंक्शन है। तुम्हारे एनसीईआरटी में क्या किया गया है, 2 टाइप का फंक्शन दिया गया है। एक तुम्हें बताया गया है कि सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूथ्रल, इन तीनों को कॉमन फंक्शन दे दिया गया है कि भाई सेमिनल प्लाज्मा बनाती है। बल्बोयूथ्रल का अलग से फंक्शन दिया है कि लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, बस। और यही तुम्हें यहाँ पे लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपसे पूछा गया है, स्टेट द एजेंट विच हेल्प्स इन पॉलिनेटिंग ऑफ द फॉलोइंग। और आपको बताना है कि कैसे ये प्लांट में पॉलिनेशन इंश्योर करता है। जैसे कॉर्न दे दिया गया है, वाटर हाइसिंथ दे दिया है, वेलिसनेरिया दे दिया गया है, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग ये है आ जाओ आंसर से देखते हैं। कॉर्न आपको पता है कि विंड पॉल्यूशन है। अब देखो इंश्योर कैसे करता है, ये आंसर अब आधे बच्चे सोच लेंगे अरे ये क्या है, कैसे इंश्योर करता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हो गया, हाउ डज इट इंश्योर्स दिस, इसका सिंपल सा मतलब पूछ रहा है कि भाई उसके अंदर क्या ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कॉर्न क्या है ना। तुम्हारे एनसीईआरटी में एग्जांपल डायग्राम भी दिया गया है। कॉर्न तुम्हारे में एग्जांपल है विंड का। विंड पॉलिनेशन के कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि अगर बहुत सारा नंबर ऑफ फ्लावर होगा तो पैक्ड इन्फ्लोरेसेंस होगा। दूसरा, इसके बहुत बड़े बड़े स्टिग्मा स्टाइल होते हैं जिससे अगर कभी पॉलन ग्रेन ट्रैप कर ले, ठीक है। तो ये है। और तीसरा आप इसी में लिख सकते हो कि दे प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ, क्या करते हैं ये, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का नंबर ये बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं कि जिसकी वजह से अगर लॉस भी हो तो भी पॉलिनेशन अल्टीमेटली हो, फर्टिलाइजेशन हो और अपना सीड फॉर्मेशन हो जाए। वाटर हाइसिंथ, नाम वाटर है बट इस चीज़ को याद रखना, ये एक्सेप्शन है। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली नाम भले है बट ये बिल्कुल भी वाटर पॉलिनेशन नहीं होते हैं। ये पानी के अंदर होते हैं लेकिन इंसेक्ट और विंड पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक है। ये पानी के ऊपर आ जाते हैं और आपका इंसेक्ट और विंड पॉलिनेटेड इनके ऊपर हो जाता है। वेलिसनेरिया वन ऑफ द गुड एग्जांपल ऑफ इपी हाइड्रोफिलिका। इपी हाइड्रोफिलिका ये एग्जांपल है। व्हाट इज इपी हाइड्रोफिली, कुछ नहीं, सरफेस पे होता क्या है इसमें कि अगर मान लो ये आपका वाटर सरफेस है, इनमें ये मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर ने पॉलन ग्रेन रिलीज कर दिया, पॉलन ग्रेन ऊपर सरफेस पे आ गया। फीमेल फ्लावर के ऊपर ऐसे रिबन लाइक होता है, फीमेल फ्लावर रिबन लाइक स्ट्रक्चर को ओपन करके अपने फ्लावर को ऊपर ले आती है, फिर यहीं पे फर्टिलाइज पॉलिनेट कर लेती है सरफेस के ऊपर, फिर अपने फ्लावर को ड्रॉबैक कर लेती है, ठीक है। और इनमें हर किसी के जितने भी वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर होंगे इनमें क्या होगा, आपका
म्यूसिलेज की कोट होगी टू प्रिवेंट देम फ्रॉम वेटिंग। ठीक है, ये देखो वही लिखा गया है कि आपकी फीमेल फ्लावर के पास एक स्टॉक होता है जिसकी वजह से वो आपका पहुंचता है मेल स्टॉक तक, और पॉलन ग्रेन आपके वाटर के सरफेस पे रिलीज होते हैं और वाटर के करंट के थ्रू बहते बहते चले जाते हैं। ठीक है, और आपका फीमेल तो अपने आप ही फ्लावर को लेके चली जाती हैं अपने। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? वाह, वी आर डूइंग रियली फास्ट। 23 क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे 24। इस क्वेश्चन का कुछ पार्ट तो पीछे है, इसका मतलब ये रहा। अच्छा, ये रहा। यहां पे आपको बोला गया है कि आपको x टू x डैश, यहां पे आपको बोला गया है कि आपको x टू x डैश को आपको डायग्राम में बताना है और आपको बताना और कितने ऐड हो सकते हैं। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे आएंगे इस पॉलीपेप्टाइड चेन में। आ जाओ, ये देखो, ये यहाँ पे x टू x डैश है, इसकी तुमसे पोलैरिटी पूछा गया है, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये 5 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा। अब पूछा जा रहा है इसमें और कितने ऐड हो सकते हैं, भाई कहाँ से ऐड होंगे, ये स्टॉप कोडॉन आ रहे हैं। ठीक है, तीसरा आपसे पूछा गया है कि आपको एलानिन का कोडॉन और एंटीकोडॉन मेंशन करना है। देखो, लर्न हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं लर्न हो तो भी आप इसको आसानी से कर देते हो। अगर आप ध्यान से देखो, ये 1 2 3 4 है ना, ये 5 है और यहाँ पे ये है। ये अब ध्यान से देखो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। कुछ गड़बड़ है? नहीं, ये नहीं वर्क करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, just give me a minute, I'm trying to shortcut for you. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and here we go with, no it will not work. 1 2 3 4 5 6। देखो अक्सर क्या होता है, अक्सर ये बिल्कुल नहीं होता है। अक्सर क्या होता है, सिंपली आपको अगर नहीं भी याद होता है ना, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम हियर। यहाँ पे होता है क्या, ऊपर में जो अमीनो एसिड गए हैं, इधर में कोडॉन के नंबर काउंट कर लो। जैसे मान लो 5th वाला इधर में तुम्हें 3rd दिख रहा है, तो मतलब ये 3rd वाला इसका होगा, बट यहाँ पे अगर नंबर इक्वल नहीं है, डेफिनेटली इट्स नॉट देयर। ठीक है, सो सिंपली आपको यहाँ से आपको आंसर करना पड़ेगा। दूसरा आपको दिया गया कि वाई आर द सम अनट्रांसलेटेड सीक्वेंस बेस सीन इन mRNA कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड वेर एग्जैक्टली दे आर प्रेजेंट ऑन mRNA। ये बहुत मस्त सा आंसर है। ये देखो 5 to 3 है, कोई अमीनो एसिड नहीं ऐड होगा क्योंकि हमने स्टॉप कोडॉन देख लिया था। GCA ये हमारा इसका एंटीकोडॉन आपका हो जाएगा GCGU। ठीक है, GCA। अब देखो ये यहाँ पे है, ओ नहीं कर तो सकते थे तुम लोग, सॉरी इसे तुम्हें लर्न करने की जरूरत ही नहीं थी। ये देखो यहीं पे दिया है, क्योंकि इसमें तुम्हें ट्रिक लगानी नहीं है। ये देखो एलानिन तो सामने ही है टीआरएनए के ऊपर, मतलब टीआरएनए भी यहाँ पे बैठा है, तो सिंपल सी बात है कि ये यही तो कोडॉन होगा, तभी तो ये यहाँ पे एलानिन आ रहा है। तो तुम्हें यहाँ पे लर्न नहीं करना था, बेसिक ऑब्जर्वेशन करते तुम्हारा काम हो जाता है। GCA एलानिन, और G का कॉम्प्लीमेंट्री C का कॉम्प्लीमेंट्री G, A का कॉम्प्लीमेंट्री U, तो ये तुम्हारा एंटीकोडॉन हो जाता। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अक्सर करके तुम्हारे लिए यही होता है कि तुम अगर स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन और वैलिन और ग्लूटामिक एसिड का लर्न किए हो, तो तुम्हें और किसी का लर्न करने की जरूरत नहीं होता, क्वेश्चन से डायरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपको बोला गया अनट्रांसलेटेड UTR रीजंस आपके क्या हैं, वो इफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो प्रेजेंट होते हैं इनिशिएशन कोडॉर पे और एंड पे। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको बोला गया कि हम कुछ ऐसे अनट्रांसलेटेड रीजंस पाए जाते हैं mRNA में। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वो बेसिकली स्टार्ट और स्टॉप का काम करते हैं। जैसे UAG, UUA, ये 3 कोडॉन होते हैं। ये 3 जब लास्ट में जहाँ पे टर्मिनेट होने वाला था, इनका बहुत लॉन्ग सा सीक्वेंस होता है, तो इनको अनट्रांसलेटेड रीजंस बोले जाते हैं। और ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? 3 प्राइम पे पाए जाते हैं। और कुछ हमारे इनिशिएशन कोडॉन के पहले होते हैं 5 प्राइम के आसपास, वो भी ट्रांसलेट नहीं होते हैं। दे वर्क एज अ प्रमोटर कि हाँ भाई यहाँ पे हो, यहाँ पे आओ, बिठाओ, इसके आगे शुरू करो। ठीक है, टाटा बॉक्स टाइप की कुछ चीज़ें होते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट इज़ द न्यू थिंग। मतलब डायरेक्ट तुम्हारे बुक में ऐसा एक्सप्लेनेशन है नहीं इसका, न्यू भी नहीं है, मतलब जानते हो बट इस टर्म में नहीं जानते होगे। चलो क्वेश्चन नंबर 25। हाँ
ये आपको पूछा गया है कि हार्डी-विंगबर्नर का इक्वेशन कैसे ड्राइव किया गया है। आपको 2 फैक्टर बताना है जो इस जेनेटिक्स को डिस्टर्ब कर दे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इनका हार्डी-विंग प्रिंसिपल इक्वेशन ड्राइव कैसे किया, कुछ नहीं है, सिंपली आपको बताया गया था कि हम अगर कभी भी हार्डी-विंग प्रिंसिपल इक्वेशन था क्या, उन्होंने इतना बोला था कि जो हमारी एलीलिक फ्रीक्वेंसी किसी पॉपुलेशन में कॉन्स्टेंट रहेगी अंटिल अनलेस कि अगर हम कुछ छेड़खानी ना करें, ठीक है। एलीलिक फ्रीक्वेंसी में उन्होंने क्या किया था, पी को उन्होंने मान लिया था होमोजाइगस डोमिनेंट, है ना, और क्यू को उन्होंने मान लिया था हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो अगर हम कभी भी p प्लस क्यू कर रहे हैं और उसको होल स्क्वायर कर रहे हैं, डेफिनेटली पी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लग के यही आएगा ही। और क्यों, क्योंकि p इज इक्वल टू होमोजाइगस डोमिनेंट। देखो इसको समझो, p इज इक्वल टू होमोजाइगस डोमिनेंट, और इन्होंने होमोजाइगस डोमिनेंट को रिप्रेजेंट किया था a से, और तुम्हें पता है जीन एग्जिस्टिंग पेयर, तो डेफिनेटली a हो जाएगा। क्यों इन्होंने रिप्रेजेंट किया था होमोजाइगस रिसेसिव को, और तुम्हें पता है किसको, इन्होंने स्मॉल a लिया है, और तुम्हें पता है कि जीन एग्जिस्टेंट पेयर, तो ये भी स्मॉल a हो जाएगा। और इन्होंने बोला था कि इन्हीं दोनों का सम इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट इन्होंने बोला था कि जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी अल्टीमेटली कांस्टेंट रहेगी। तो आप इसी को p प्लस क्यू को, बट क्योंकि ये जीन पेयर में एग्जिस्ट करते हैं तुम्हें इसका डबल डबल लेना पड़ेगा, सिंपली तुम स्क्वायर कर दो, 1 कर दो, इसी को ओपन कर दो ब्रैकेट को, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2pq, ठीक है। तो वही यहाँ पे आपको दिया गया है, गो फॉर दिस। और नेक्स्ट आपको बोला गया है कि क्या क्या वो 4 फैक्टर होते हैं जो इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके 4 फैक्टर बहुत सिंपल हैं, तुम्हारे पास क्या है, एक तो तुम्हारे भाई म्यूटेशन करा दो, है ना, जीन, उसके बाद क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, म्यूटेशन हो गया, जेनेटिक कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन हो गया, मतलब कोई भी चेंज, और या फिर आपका क्या हो गया, जीन फ्लो हो गया, ठीक है। जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, यहाँ पे 5 दिया गया, आपको इसमें से कुछ भी 4 देना है। अच्छा, फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग, अच्छा 4 पूछा गया था ना, नहीं 2 फैक्टर पूछा गया था, 2 पूछा गया था, आपने चारों पांचों लर्न करो और कर लेना, ठीक है। ये सारे एकदम समझ लो कि नोट्स अगर तुम लर्न कर लो ये सब अपने आप हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस होते जाएंगे, बस लिख लिख के प्रैक्टिस करते जाओ। हाईलाइट द स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंट ऑफ द एंटीबॉडी, डायग्राम आपको एंटीबॉडी का देना है, और 4 तरीके के एंटीबॉडी बनाने हैं, और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कौन देना है वो बताना है। देख लो कॉमा कर करके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मेंशन करना है इस दोनों के फंक्शन, ठीक है। 2 ऑफ देम यू स्टडीज। नेक्स्ट आपको दिया गया कि आपको प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल बनानी है, बेसिकली पूरा एनसीईआरटी वाला डायरेक्ट, है ना, मलेरिया वाला ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का क्वेश्चन है। और आपको बताना है कि बार बार ठंड और बुखार क्यों आता है, मतलब वो आपका हीमोजोइन वाला। ये देखो यहाँ पे आपको ये एंटीबॉडी बना देनी है, इतना सुंदर से, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको क्या बोला गया, इसके कंपोनेंट्स हैं क्या, ये 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है, डाइसल्फाइड ब्रॉन्ज से जुड़े हैं, यहाँ पे N है जो कि वेरिएबल एंड है, यहाँ पे C है जो कि कांस्टेंट एंड है, ठीक है। 4 तरीके की एंटीबॉडी क्या है, IgA, IgM, गैमेड, इस चीज़ को याद रखना, गैमेड से गैमेड याद रखना है, 4 तरीके की एंटीबॉडी होती है, ठीक है। और 2 आपने पढ़ाई है, एक ये एलर्जी से प्रोटेक्ट करती है, और ये लैक्टेटिंग मदर इन्फेंट वाली होती है, यही दोनों आपने पढ़ा है, 2 ही आपसे पूछा भी गया है। मलेरिया तो भाई पूरा तुमको करना पड़ेगा, मलेरिया वैसे ऐसे नहीं होगा, मलेरिया आपको पता है, मलेरिया आपको पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, पूरा फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, इतना आंसर लिखने से नहीं होगा, ठीक है। बार बार बुखार क्यों होता है, ये देखो लिखा हुआ है, लेबल्ड डायग्राम एक्सप्लेनेशन के साथ हुआ है, और कैन, ये एनसीईआरटी की, ये पता है सीबीएसई के द्वारा दी गई ये मार्किंग स्कीम है जो हम तुमको दिखा रहे हैं। जैसे हम आपको हमेशा पढ़ाते होते हैं कि यार कभी कभी ना यू डोंट हैव टू राइट द फुल डिटेलिंग वाला पार्ट, अगर आप सिर्फ डायग्राम से करके एक्सप्लेन कर दे रहे हो तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेबल्ड डायग्राम, क्या लिखा हुआ है, लेबल्ड डायग्राम एक्सप्लेनिंग द मेंशन्ड स्टेज कैन ऑल्सो बी कंसिडर। मतलब अगर तुम सिंपली जो तुम्हारे नोट्स है, नोट्स एक बार तो सबको ही ले लो यार, नोट्स लर्न करो। क्या है, कुछ नहीं है, आपको इतना बताना है कि हाँ मलेरिया ने इंसान को काटा, स्पोरोजॉइड उसके अंदर गए, लीवर में गया, मल्टीप्लाई की स्पोरोजॉइड आपकी प्लाज्मोडियम, फिर वहाँ से आरबीसी में गया, आरबीसी में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, और फिर वहाँ से क्या हुआ, रैप्चर हुआ, और आपकी क्या हुई, हीमोजोइन केमिकल सिक्रेट हुआ, जिसकी वजह से इंसान को बुखार और ठंड आती है, क्योंकि आप, और उसके बाद क्या हुआ, आरबीसी के अंदर गैमेटोसाइट बन गए प्लाज्मोडियम के, फिर किसी और मच्छर ने काटा, वो गैमेटोसाइट उस मच्छर की बॉडी में चले गए, और जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे उसके गट में जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिए, जाइगोट बन गया, और जाइगोट फिर अल्टीमेटली बना गट में, बट स्पोरोजॉइड के फॉर्म में कन्वर्ट होकर उसके स्लेवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाएगा। यही तुम्हारा पूरा मलेरिया है, और कुछ है नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला गया केयरफुली ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर, मिक्सचर ऑफ डीएनए विद फ्रेगमेंट्स इतना 200-250 बेस पे इलेक्ट्रोफोरेसिस किया गया था फॉलोइंग अरेंजमेंट के साथ। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द ऑब्टेन्ड ऑन द स्टेनिंग विद द इथिडियम ब्रोमाइड, एक्सप्लेन विद द रीजन। ठीक है, बहुत अच्छा रीजन है। अब देखो नेक्स्ट आपको दिया गया कि ये जो सेटअप है उसको मॉडिफाई किया गया हमने 250 बेस पेयर IX वाले पॉइंट पे। इस क्वेश्चन में कुछ पंगा लग रहा है। केयरफुली ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर, मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट को हमने डाल दिया 200-250, अच्छा 2500 बेस पेयर्स विद द फॉलोइंग एब्जॉर्बमेंट। ओके, यहाँ पे इसके अंदर इन्होंने बफर सोल्यूशन डाल दिया, इधर में पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये इधर में निगेटिव है, इधर में पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब कि हमने क्या किया है, इसका उल्टा मुझे क्यों दिख रहा है, यहाँ पे हमारा डीएनए होगा, डीएनए के इधर में वेल होंगे। ठीक है, अब आपको बोला गया है व्हाट विल बी द रिजल्ट विद द इथिडियम ब्रोमाइड। अगर हम इथिडियम ब्रोमाइड से अगर स्टेन करके हम लोग रिजल्ट, लेकिन यहाँ पे वेल इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्या? नहीं, ओके, यूजुअली होना क्या चाहिए था, ये यहाँ पे आपका वेल होना चाहिए था और इधर में आपका डीएनए यहाँ पे डालना चाहिए था, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव इधर मूव करता। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने पोलैरिटी ही उल्टी कर दी है। तो अगर हम रीजन इथिडियम ब्रोमाइड से अगर हम स्टेन भी करेंगे हमें क्या ही मिलेगा। नेक्स्ट, अब सेटअप वाज मॉडिफाइड एंड बैंड विद 250 बेस पेयर्स वाज ऑब्टेन्ड एट पॉइंट एक्स। एक्स तो मुझे सिंबल ही कहीं दिख रहा है, वेयर इज एक्स, वेयर इज एक्स, वेयर इज एक्स, देयर इज नो एक्स, एक्स तो गायब है भाई, देख रहे हो, ये भी बोल रहे अपने एक्स को ढूंढो, ऐसे गलत गलत एडवाइस दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन हैव समथिंग रॉन्ग। चलो नेक्स्ट, एक्स ऐसे केसेस में होता क्या है कि आपको, अच्छा एक्स यहाँ पे दिया गया है, देख रहे हो, आंसर में दिया है, क्वेश्चन में दिया नहीं, यहाँ पे एक्स लिखना चाहिए था। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। ऐसे केस में आपको क्या मिल जाएगा, ऐसे केस में आपको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। ओ नहीं, पीछे में डायग्राम दिया गया है, सॉरी हम क्वेश्चन अधूरा देख रहे थे। हाँ, व्हाट चेंजेस वर मेड टू द प्रीवियस डिजाइन टू ऑब्टेन द बैंड एट एक्स। ओ व्हाट डिड द बैंड अपीयर ऑन द पोजिशन ऑफ एक्स। ओ दैट्स रियली गुड। कुछ नहीं है, पोलैरिटी उन्होंने उल्टी डाली थी, तुम सीधी कर दो तो तुम्हें यहाँ पे बैंड आराम से मिल जाएंगे। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए। क्यों पोलैरिटी का झंझट क्या था, पोलैरिटी का झंझट इस वजह से था क्योंकि हमने डीएनए को किस तरफ डाल दिया था, पॉजिटिव वाले की साइड, वो निगेटिव की तरफ आएगा ही नहीं कभी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको बोला कोई भी ऑब्टेन नहीं मिलेगा, कोई भी बैंड हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे डीएनए वेल पे ही देखेंगे, क्योंकि मूव ही नहीं करेंगे वो, क्योंकि निगेटिव चार्ज निगेटिव की तरफ थोड़ी ना मूव करता है, तो एक ही जगह पे रहेगा। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया, अगर हमने टर्मिनल्स को चेंज कर दिया तो हमें मिल जाएगा। ओके, बस इतनी सी कहानी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अधूरा देख रहे थे। देखो यहाँ पे हमने डीएनए को डाला है, जहाँ पे वेल होगा फर्स्ट सोल्यूशन वहीं पे ना, डीएनए इधर आएगा ही नहीं, मूव ही नहीं करेगा, तो कोई बैंड नहीं मिलेगा। जब हमने सेकंड पोजीशन में हमने क्या किया होगा, इसको पॉजिटिव कर दिया होगा, इसको निगेटिव कर दिया होगा, तो यहाँ पे हमारा डीएनए था और यहाँ पे फटाफट मूव कर गया होगा, यहीं बीच में पोजीशन में मिल गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत मस्त है। सॉरी बच्चों, आई वाज सीइंग द हाफ क्वेश्चन, दैट इज वाई। चलो नेक्स्ट आते हैं, देयर was loss of biodiversity in an ecosystem due to a new construction project area. What will its impact on system state any 3? भाई अगर तुम किसी भी इकोसिस्टम पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जब कंस्ट्रक्शन होता है तो हैबिटेट लॉस होता है और फ्रेगमेंटेशन होता है। मतलब कंस्ट्रक्शन में लोग करते हैं जंगल है पूरा का पूरा काट दिए, वहाँ की पूरी स्पीसीज ही गायब हो जाएगी। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, किसी भी लैंड के एरिया को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बीच से रोड वगैरह निकाल दिया, तो दोनों के केस में आपको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसके 4 रीज़न होते हैं, उसको बोला जाता है इविल क्वाड्रेट। एक होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा होता है को एक्सटिंक्शन, तीसरा होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ होता है को एक्सटिंक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ होता है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। ठीक है, मतलब 4 चीज़ों की वजह से आपकी एलियन मतलब स्पीसीज का लॉस होता है। एक कि तुमने उनका घर ही उजाड़ दिया, बेचारे रहेंगे कहाँ, उसको हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में आ जाता है। दूसरा कि आपने उनका इतना ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया, जैसे कबूतर को ले लेके कबूतर जा पहली चिट्ठी दे के या
हर मूवी में डाल दिए, पैरेट को इतना यूज़ कर डाले, उसे डांस करा रहे हैं, बेचारे गायब हो गए। ठीक है। तीसरा कि एलियन स्पीसीज, कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसी स्पीसीज का प्लांट या एनिमल वहाँ पर डाल देते हैं, दूसरी स्पीसीज को मार डालता है वो, या फिर उनका फूड खा जाता है, वो बेचारे को जगह नहीं मिलती है। फोर्थ आपका पॉइंट क्या है, को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन आपके पास क्या होता है कि एक मरा और जो उस पर डिपेंड है वो भी गया। ठीक है, क्योंकि उसको फूड सोर्स ही नहीं मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। तो ये 4 रीज़न होते हैं, और 4 में से तुम कोई भी 3 लिख दो। ये वाला चैप्टर का तुम्हारे पास हैंड रिटन नोट्स होगा, इसका हैंड रिटन नोट्स में ये फुल आंसर आपको है। खैर यहाँ पे भी मैं आपको सारे आंसर दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 29 से 30 के क्वेश्चंस बहुत मस्त हैं, और यहाँ पे शुरू होता है असली मज़ा। या तो तुम्हें, अगर तुम्हें ना सैम्पल पर प्रैक्टिस सेक्शन बी सी इज़ वेरी इजी, असली मज़ा आता है। ए के थोड़ा असर्शन रीजन लास्ट वाले क्वेश्चन में, और डी में, क्योंकि डी आपके शुरू हो जाते हैं अच्छे से केस बेस्ड क्वेश्चन। 29-30 केस बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको देखो पेडिग्री दिया गया, आपको आंसर देना है। आइए, सिंबल्स आपको दिए गए हैं, आपको बोला गया इस पैटर्न के बेसिस पे आपको बताना है कि इफ फीमेल, अच्छा ये कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस है, आपसे पहले तो ये पूछा गया है। देखो इट्स वेरी सिंपल, तुम्हें सिंपली अनअफेक्टेड आर हैविंग अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड चाइल्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारा ये हो जाना चाहिए। क्या यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न दिख रहा है कि फादर से बेटे में जा रहा है, या मदर से सिर्फ बेटे में जा रहा है? कैन यू सी समथिंग लाइक दैट कि ओनली मदर से बेटे में जा रहा है, या फादर से फादर में? क्योंकि अगर देखो सिर्फ मेल्स में हो रहा है, इसका मतलब वाई लिंक्ड है। अगर आपका मदर से सिर्फ सन में जा रहा है, ओके, तो उसको हम बोल देंगे कि वो एक्स लिंक्ड हो चुका है। और यही सारी आपकी कहानी है। यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा सा दिखाया गया है कि अनअफेक्टेड पेरेंट के अफेक्टेड चाइल्ड है, मतलब कि हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव है ये। नेक्स्ट केस में आ जाते हैं। इसका हमने स्पेशल क्लास रखा है एक, अगर कोई बच्चा बाद में इसकी वीडियो देखेगी, अभी तो जो लाइव देखने वाले उनको तो अपकमिंग मिल जाएगी। स्पेशल क्लास में मैंने सिर्फ और सिर्फ पेडिग्री की प्रैक्टिस कराई है, पेडिग्री की प्रैक्टिस कराई है। हर टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे हमने आपका लिया है, तो यू कैन रिफर टू दैट क्वेश्चन। ठीक है, आपको बोला गया अगर फीमेल आपकी होमोजाइगस हो गई इस अफेक्टेड ट्रेड के लिए, तो आपका क्या परसेंटेज सन आपके अफेक्टेड होंगे? दैट्स रियली गुड क्वेश्चन। आ जाओ, मुझे बनाने से बेटर है कि हम इनके साथ ही करते हैं, और तुम लोग का आंसर भी चेक हो जाएगा। नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट लॉस एंड ऑल, ये देखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, मैंने ऑटोसोमल रिसेसिव बोल दिया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, और दूसरा नहीं यहाँ पे दिया ही नहीं है बच्चों, सॉरी, मुझे इसी में तुम्हें दिखाना पड़ेगा। देखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। कैसे पता चला एक्स लिंक्ड रिसेसिव है? देखो पहली चीज तो अनअफेक्टेड के अफेक्टेड, मतलब रिसेसिव जाएगा। एक्स लिंक्ड कैसे पता चला? कैरियर, अच्छा डॉट डॉट कैरियर मेल दिया गया है, ओ यहाँ पे डॉट डॉट है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक कैरियर मेल है और आपकी अफेक्टेड फीमेल है, और सिर्फ बेटों में जा रहा है। और जब फादर अफेक्टेड है तो किसी में नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर वाई लिंक्ड होता फादर में आ जाना था, अगर ऑटोसोमल होता तो भी डोमिनेंट होता, किसी न किसी में चला ही जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है, ये ऐसे हुआ है, ये है क्या, ये तुम्हारा है एक्स सी, ये गलत दिखाई है, कैरियर मेल, कैरियर मेल एक्स लिंक्ड में वर्क ही नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ले लिया, देख रहे हो। ओके, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, लेट मी एक्सप्लेन दैट फर्स्ट। पहले जर्नल चीज़ें समझ लो, फिर हम इस क्वेश्चन समझाते हैं। देखो अगर कभी भी रिसेसिव डिसीज होती है और एक्स लिंक्ड होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज में मेल कभी भी कैरियर की तरह वर्क ही नहीं करते हैं, क्योंकि जितनी भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज होती है वो आपकी हेमिजाइज कंडीशन में भी रिप्रेजेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल
अगर हम नॉर्मल सिनेरियो लें तो अगर हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव का हमारे पास सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल आ जाता है, क्या आ जाती है आपका कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरी हमारे पास आ जाती है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो इस दोनों में हमारे पास क्या होगा कि ये अगर कंडीशन होगी तो फीमेल अफेक्टेड, ये अगर कंडीशन होगी दिस इज कॉल्ड हेमीजाइगस कंडीशन, बट यहाँ पे भी आपका क्या होगा, मेल अफेक्टेड होगा। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड कैरियर इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कैरियर टर्म यूज़ किया है और अच्छे से बताया भी है। बेसिकली ये क्वेश्चन को तुम्हारे ट्रिक कर दिए हैं और ये गलत किए हैं। ठीक है, सो हम लोग पहले इस पे आते हैं। अगर हम, इन्होंने बोला है कि अगर फीमेल को, इफ द फीमेल इज होमोजाइगस, अगर फीमेल को होमोजाइगस कर दें फॉर द अफेक्टेड ट्रेट, तो आपका फादर, आपके कितने सन होंगे जो अफेक्टेड होंगे। देखो, अगर कोई भी डिसीज़ है और फीमेल को हम अफेक्ट कर दे रहे हैं होमोजाइगस के फॉर्म में, ठीक है, हमने आपको बोला कि इसका मतलब है कि हर एक एक्स क्रोमोसोम पे वो डिसीज़ आ चुकी है। ठीक है, और मेल में तो भाई हेमीजाइगस कंडीशन में इफेक्ट हो जाता है ना, तो मेल में सिंगल एक्स ही काफ़ी है, तो जितने होंगे सारे के सारे बेटे आपके अफेक्टेड हो जाएंगे। क्योंकि मेल में कोई भी डिसीज़ होना बहुत आसान होती है, क्योंकि वहाँ पे हेमीजाइगस कंडीशन में भी आपके, मतलब वहाँ पे जो रिसेसिव डिसीज़ होती है वो भी सिंगल जीन पे आने की वजह से भी आपकी शो हो जाती है। फीमेल में सिंगल जीन पे आने की वजह से इफेक्ट नहीं होती। जैसे मान लो हम सारे के सारे फादर को अफेक्टेड कर दें और एक्स लिंक जीन हो, फिर भी डॉटर में नहीं होगा, क्योंकि डॉटर के लिए क्राइटेरिया होती है कि आपकी मदर को कैरियर तो होना ही चाहिए और फादर अफेक्टेड होना चाहिए। तो इस केस में यहाँ पे आपका 100% आ जाएगा, और यहाँ पे इन्होंने ले ही लिया है क्योंकि इसके अलावा और कुछ है नहीं, तो भाई बचेगा क्या, आपका एक्स लिंक्ड ही जाएगा। लेकिन ऐसे दिखाना नहीं चाहिए, बट क्या कर सकते हैं। अच्छा, तुमसे यहाँ पे पूछा गया है, और कुछ क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं गया, थर्ड क्वेश्चन का आंसर इन्होंने क्यों दिया है। अच्छा, जीनोटाइप आपको देना है 1 2 3 4 और थर्ड जनरेशन के 1 2 3 4। थर्ड जनरेशन हमारी कौन सी है, ये है, इसका 1 2 3 4। ठीक है, इसका तो कंफर्म है, सी ले लो या डिसीज ले लो, मतलब डिसीज है। 3 तुम्हारा क्या है, एक्स लिंक्ड है, ये यहाँ पे गलत ही जा रहा है, और ये एकदम इनमें आया नहीं है, इसका मतलब ये नॉर्मल है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं क्या है। इन्होंने इसको XY कर दिया है, एक्स के नीचे बार डाल दिया है, मतलब कि एक्स पे कुछ ना कुछ हो सकता है। इन लोग का दिमाग ख़राब हो चुका है और हमारा भी दिमाग के लोग ख़राब कर ले रहे हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ से हटाओ, कैरियर नाम की चीज़ होती नहीं है, एक्स कभी कैरी करेगा नहीं, करेगा तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ के लिए हटाओ, और क्योंकि विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन लेटर ऑन, इसको हम अलग से स्पेशल क्लास पे पर्टिकुलर सेशन में तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस होंगे, तो ये क्वेश्चन सही होगा। ऐसे कुछ रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये एक तरफ तो आपने सिंबल दिया है कि कैरियर मेल है, और अगर कैरियर मेल है तो कैरियर मेल में कभी नॉर्मल जीन तो हो ही नहीं सकता ना, और जीनोटाइप में आप नॉर्मल दे रहे हो। ठीक है, चलो आ जाओ। बाकी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सीखने का है, कॉन्सेप्ट आप सीख लो कि अगर फादर अफेक्टेड है सब कुछ होगा। ये क्वेश्चन कौन सा है, 30th क्वेश्चन में 30th कहाँ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30th गायब हो गया। ये 30th, ओ यार एसी चला रखी है तब भी मुझे पसीने आ रहे हैं, देख रहे हो। क्लास भी बंद है। हाँ, इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न out of the male and female children which was the lesser probability of receiving, always female, क्योंकि फीमेल के लिए दोनों चाहिए। इसका आंसर हम आपको दे चुके हैं, फीमेल में हमेशा लेस प्रोबेबिलिटी होती है एक्स लिंक्ड वाले में। ठीक है, नेक्स्ट। वाओ, कितना बढ़िया डेटा इन्होंने दिया है कि कितने लोग सिगरेट स्मोक करते हैं और कितना टाइम लेते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द अबव ग्राफ एक्सप्लेन द कंसंट्रेशन ऑफ निकोटीन इन द ब्लड एट द 10 मिनट। वाह। और सेकेंड आपको दिया गया हाउ विल इट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का क्या मस्त क्वेश्चन है। हाउ विल दिस अफेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीम बाउंड ऑक्सीजन इन 10 मिनट्स। हाउ डज द सिगरेट स्मोकिंग रिजल्ट इन द हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज इन द हार्ट रेट। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़
यहाँ पे तुम्हें दिया गया है कंसंट्रेशन ग्राफ, सिंपल सी बात है, आपको ग्राफ पढ़ना है। यहाँ पे वो कंसंट्रेशन ऑफ निकोटीन गया है, यहाँ पे टाइम दिया गया है, हमें 10 मिनट पे देखना है, 10 मिनट ये कुछ यहाँ पहुँच रहा है, स्केल से ड्रॉ कर लो, ये तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, और क्या इसी के आसपास रेंज के बीच में आ जाएगा। हाउ विल दिस अफेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एट 10 मिनट। ठीक है, देखो अगर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमबाउंड ऑक्सीजन, हाउ डज सिगरेट स्मोकिंग रिजल्ट इन द हाई ब्लड प्रेशर। आ जाओ यहाँ से क्वेश्चन करते हैं, आंसर यहाँ पे है 45 इन्होंने दिया है। आई थिंक अगर आप स्केल से सही से ड्रॉ करोगे, मैंने ड्रॉ नहीं किया, शायद आपका 45 पे जाएगा। 10 मिनट को वहाँ पे ड्रॉ कर लेना, हमारा 40 से 45 के बीच में आ रहा था, स्केल से ढंग से ड्रॉ करोगे उतना आ जाएगा। कंसंट्रेशन आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये देखो कहाँ से क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि आपका बताया गया है कि हम लोग निकोटीन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, आपको पता है। और हीमोग्लोबिन की जो चाहत होती है इसके लिए बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी अगर हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ नहीं बाइंड करना चाहती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने लगती है, जो कि बहुत पॉइजनस होती है और ब्लड में सर्कुलेट होकर इंसान की जान जा सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आपका कैसे इफेक्ट करेगा। और जब हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का नंबर ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन कमी हो रही है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो वही आपको बोला गया है कि कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन का बढ़ेगा, निकोटीन आपका एड्रेनल रश करा देगा और ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा हार्ट का। ठीक है, ये तुम्हारे निकोटीन वाले में दिया गया है। और ये तुम्हें केमिकल सीक्रेट्स दिया गया है, और ये पीछे वाला क्वेश्चन है, इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 31, अच्छा, हाउ डज सिगरेट अफेक्ट, ये तो डायरेक्ट है। इम्फाइजिमा क्या होता है, इम्फाइजिमा कुछ नहीं होता, सिगरेट इंसान कोई पीता है तो उसकी एल्वलाई की जो वॉल होती है खराब हो जाती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो आपका ऑक्सीजन सही से नहीं हो पाता है। यहाँ पे आपको बताया गया है ट्रेस द इवेंट ऑफ फ्रॉम द कॉपुलेशन टू जाइगोट फॉर्मेशन इन द ह्यूमन फीमेल। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। आपको सिंपली पूरा का पूरा इवेंट दिखाना है। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द मेगास्पोर मदर सेल, ये तो एकदम तुम्हारे रटे हुए क्वेश्चन है। सेक्शन इज वेरी रिपीटेटिव, आपको पता है, इधर डबल फर्टिलाइजेशन या मेगास्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये तो तुम लोग को पता ही है। और ये बहुत अच्छा है, mRNA का सेगमेंट को ऑब्जर्व करो और उसके बारे में आंसर लिखो। पहले सारे क्वेश्चन देख लेते फिर आंसर पे आते हैं। ये देखो यहाँ पे नप, ये दूसरा क्वेश्चन है। चलो आंसर ही देख लेते हैं, जब जो पहले दिख रहा है वही देख लेते हैं। ये रहा, ये क्या है, ये तुम्हारे स्टेट द स्टेप्स इन्वॉल्व टू मेक द फुल्ली प्रोसेस। बेसिकली तुमसे यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस पूछा गया है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस क्या था कि इंट्रॉन को हटाना है, इंटरप्टिंग सीक्वेंस को एक्सॉन को जोड़ देना है विद द हेल्प ऑफ एक्सोसोम। यहाँ पे 5 मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड कर देना है। यहाँ पे पॉली टेल, तो कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, ये 3 चीज हो गई। जीन इनकोडिंग, अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड स्टेटिंग रीजन। जीन इनकोडिंग mRNA पॉलीमरेज 1, 2, 3 हैव बीन अफेक्टेड बाय द म्यूटेशन। आपको बोल रहा है कि भाई हमारा आरएनए पॉलीमरेज बन ही नहीं रहा है, तो आप बताओ कि चेन के बनने में क्या हेल्प होगा, चेन के बनने में आपका क्या प्रॉब्लम आएगी। इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ऑप्शंस रहते हैं, पता है, डी इज तो वेरी इजी, सेक्शन ई बहुत इजी होता है। मान लो तुम्हें याद ही है, ये तो तुम्हें पता ही है कि स्पर्म बनता है, क्वाइटस होता है, जाता है, ये पूरा हर किसी को याद होगा। स्पर्म बना, गया, मिला, है ना। और नहीं है तुम्हें ये आता है, क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस, डायग्राम के थ्रू तुम कर ही लोगे, 2, 4 mRNA पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस, ये भी कर लोगे। उसके बाद ये देखो, ठीक है, बी वाले का आंसर दिया, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन विल नॉट हैपन, दस द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस हैम्पर हो जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है कि आरएनए, ये देख लो कैसे यूज किया जा रहा है। पॉलीमरेज 1 आपका आरएनए बनाता था ना, पॉलीमरेज 1 आरएनए, पॉलीमरेज 2 आपका एचएनआरएनए, जो कि प्रिकर्सर की तरह वर्क करते हैं एमआरएनए की तरह, और हमारा 3 आपका क्या बनाता है, टीआरएनए। तो जब ये तीनों वर्क ही नहीं करे तो आपकी आरएनएस बनेंगे ही नहीं, ठीक है, तो आगे कम होगा ही नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और नहीं तो तुम्हें नहीं आता तो सिंपली तुम लैक ओपेरॉन को अच्छे से आंसर दे देते, ठीक है। और नेक्स्ट 33 क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा गया, 33 क्वेश्चन में देखो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक को पिक किया गया है। 33 क्वेश्चन में तुम्हें किस 2 चीज़ के बीच में ऑप्शन दिया गया है, एक तो तुम्हारा लैक ओपेरॉन के बीच में, और दूसरा तुम्हें बायोटेक वाले के बीच में, पीसीआर वाले का ऑप्शन दिया है, ठीक है। 33 क्वेश्चन इज योर होमवर्क।
PDF आई विल सेंड एंड दिस वीडियो होमवर्क। नहीं आए तो मुझे बताना, वैसे बहुत ईजी है एकदम, नोट्स में तुम्हारे होगा। और मैंने आज बहुत ज़्यादा फास्ट ख़त्म किया है सैम्पल पेपर। अगर तुम लोग को चाहिए होगा ना तो मुझे बोलना, तो आई विल टेक अ थोड़ा और डिटेल, क्योंकि आज हम सिर्फ आपको क्वेश्चंस का इंट्रो देते चले गए और आंसर्स आपको समझाते चले। बट अगर आपको लग रहा है कि आज कुछ ऐसा क्वेश्चन था नहीं डिग्री के अलावा जो बहुत दमदार रहा हो, तो आपके लिए हम क्या करेंगे, तो आप मुझे बता देना, आई विल टेक इट स्लो। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे लिए क्या है कि तुम लोग का एक तो आ रहा है 30 सितंबर को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। क्या आ रहा है? ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आ रहा है। इसमें तुम्हारा आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड बायोटेक प्रिंसिपल। और यही हम इस 10 दिन में टारगेट कर रहे हैं, हम भी करा रहे हैं, तो यहाँ से तुम कर लेना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम्हारा सुपर सितंबर का चैलेंज, ठीक है, इसको तो मत ही भूलना, क्योंकि 17 को है और गिफ्ट्स बहुत अच्छे हैं इसमें, ठीक है। सो 1 PM पे है, इनरोल कर लेना, इसकी भी लिंक दी है। इसमें तुम्हारा अमेज़ॉन मिनी नेस्ट और काफ़ी कुछ खास चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये सब करते रहो, वीडियोस देखते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और कमेंट सेक्शन बताते रहो कि वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं आपको, टाटा बाय बाय नेक्स्ट क्लास में।